लोगों ने एक एक ग्रुप ने अपना अपना टॉपिक उठा लेना है, और सेम टॉपिक नहीं उठाना, हर किसी का अलग अलग से टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई है? और जो आप लोगों ने वर्ड की, जी आप लोगों ने खुद से डिवीजन करनी है टॉपिक्स की। सलाम अलैकुम। अगर लेट्स सपोज के नेक्स्ट कमिंग आप लोगों के पेपर नहीं होते, तो फिर आप लोगों ने कमिंग ट्यूसडे से आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है। अ, हाँ, अभी कल मेरी क्लास हुई है ना इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ, तो उन्होंने कहा मैम कि अभी श्योर नहीं है कि हमारे पेपर ईद से पहले होंगे या अभी उनके 30th से स्टार्ट होने हैं, अभी कोई भी चांसेस नहीं है, माइट भी पॉसिबल हो जाए और माइट भी पॉसिबल ना हो। लेट्स सपोज कि आफ्टर ईद होते हैं, तो फिर आप लोगों ने ट्यूसडे को जो है ना वो अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। मैम 3 अप्रैल 3 मई से हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन भी आई थिंक आ गया है। और लेकिन डेट शीट्स वगैरह नहीं बनी अभी। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा चलो, अगर लेट्स सपोज के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों ने ईद के बाद कर लेना, फिर मैं बता दूंगी। अगर नहीं भी स्टार्ट होते, तो फिर मैं आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो ट्यूसडे तक सारे बच्चों ने रेडी कर लेनी है। आपने जी यार अपनी क्लास के ग्रुप बना के और उन बच्चों से टॉपिक पूछ के आपने मुझे बता देने हैं आज शाम तक, ठीक है? आज और टॉपिक मैम डिसाइड ईद करने के बाद कर लेंगे। प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैम आज हमने डिसाइड करना है कि हम कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। जी जी, आप लोगों ने ये देखो, मैंने आप लोगों को ये टॉपिक सेंड किए हुए हैं ना, स्लाइड सेंड की हुई है। आपने उन स्लाइड्स में ही से टॉपिक उठा लेने हैं अपने, और सेम टॉपिक ओके। नहीं होना चाहिए, ठीक है? हर किसी का अलग अलग से टॉपिक होना चाहिए। जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है उसके लिए आप लोगों ने पीपीटी स्लाइड्स बनानी है, और जो आप लोगों ने फाइल मर्ज करनी है डाटा के लिए, वो आपने वर्ड की फाइल पे डाटा को मर्ज करना है। और 15 से अबव स्लाइड्स होनी चाहिए, 15 से बिलो स्लाइड्स नहीं होने चाहिए पेजेस किसी भी बच्चे के। मैम जो हमने टॉपिक सिलेक्ट करना है हमने खुद उसकी स्लाइड्स बनानी है। तो बच्चे खुद ही बनानी है, और किसने बना के देनी है? ओके मैम। और आपने वर्ड की फाइल में भी डाटा को मर्ज करना है। जो आप लोगों ने टॉपिक लेना है उससे रेलिवेंट आप लोगों ने डाटा जो मर्ज करना है वो वर्ड की फाइल पे करना है, और 15 पेजेस का डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ओके मैम। ठीक है, क्लास सलाम पढ़ लिया अलैकुम आप? मैम। वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, excuse me, ma'am. We didn't understand anything. Please speak English as well. Thank you, ma'am. इट्स ओके, इट्स ओके नाउ। क्लास, हैव यू read these questions? Class, have you read these questions? चलो ईद लेना, ईद के बाद रख लेना। बट इनसे आप लोगों ने सब कुछ मर्ज करके ना, ईच एंड एवरीथिंग डाटा कंबाइन करके, तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है विद इन वीक, ठीक है? क्लास महानूर, इनकी प्रीवियस लेक्चर जरा ओपन करो, तो इनसे क्वेश्चंस करें जरा।
लास्ट स्लाइड में हम ने मानून रेशियो एनालिसिस पढ़ा था ना? जी मैम। वेयर इज दाऊद? Yes, ma'am. Daud, what about you thinking about ratio analysis? Ma'am, I didn't understand. Daud, what about you thinking about ratio analysis? Ma'am, do you have my sound? Ma'am, you have my sound? Yes, yes. Ma'am, I didn't understand. Daud, your voice is not clear. Ma'am, I told I didn't understand clearly this topic. Hello? Ma'am, are you hearing me? I think उसकी वॉइस में डिस्टॉर्शन हो रही है। अवैस खान कौन है? Ma'am, do you have my sound? Who is Awais Khan? Excuse me, ma'am. Ma'am, do you have my sound? Yes, yes, Daud. May I question for you कि about your thinking ratio analysis? Ma'am, I didn't understand clearly this topic. Not a clear point. It's okay. Why are you reasoning not clear this topic? Ma'am, you actually you thought this topic almost in Urdu. I think so. You are presented last class. Yes, ma'am. I joined. I were present in every session. This is not proper logic, not concepts clear. आयशा सदीक कौन है? आयशा सदीक, जवाद कासिम, कौन है? मनाहिल अब्बास। क्लास मैंने एक दफा कॉल करनी है, आप लोगों को बार बार कॉल नहीं करनी। अगर आप लोगों ने नहीं रिस्पॉन्स किया तो मैंने आप लोगों को क्लास से रिमूव कर देना है। मोहम्मद एहतशाम, शेख उसामा कौन है? का क्लास में भी रहने का टाइम नहीं है। अब्दुल अफाक कौन है? अब्दुल्ला अफाक कौन है? अबीहा कौन है? यस मैम। अबूबकर सत्तार कौन है? अबीहा, मुझे ये बात बताओ कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है? Ma'am, ratio analysis for financial analysis. If we want to analyze the financial statement, then we use this technique. Financial ratio analysis is vital apparatus for interpretation of financial statements.
अबू बकर कौन है? Yes, ma'am. जी। या नेक्स्ट स्लाइड करो बच्चे। और नेक्स्ट स्लाइड करो। अबू बकर स्टार कौन है? Yes, ma'am. और नेक्स्ट करो। अबू बकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? The process of understanding the risk and profitability of a firm through analysis of reported financial information by using different accounting tools and techniques. अवैस खान कौन है? अवैस खान। अवैस खान कोई नहीं है क्लास में? खुदा अशरफ कौन है? इनको महानूर बता देना कि मैडम ने आप लोगों को क्लास से रिमूव कर दी है। खुदा अशरफ कौन है? मोहम्मद रमजान कौन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद रमजान, मुझे ये बताओ कि रेशियो एनालिसिस किस लिए करते हो आप? क्या मैम? रेशियो एनालिसिस किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अडॉप्ट करते हो? What are the reasoning of adopting the ratio analysis within organizations? मैम रेशियो एनालिसिस कैसे, एक मिनट मैम सोच लें। मैम इससे ये होता है कि हमारी जो सी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्डाइज नंबर है ना, और पिछले हमें बैकवर्ड में जितनी हमारे पास में हमने परफॉर्मेंस की है और ये हमारी करंट परफॉर्मेंस में हम डिफरेंट कंपैरिजन करते हैं उससे, ताकि हमारे आगे प्रॉफिट हम बढ़ा सके कंपैरिजन करके इनका। इसमें कैसे करते हो? मैम इसका एक ये भी है कि हम ना अपनी वीकनेस को हाईलाइट करते हैं। वकास मुनीर कौन है? वकास मुनीर कौन है? कोई नहीं है क्लास में वकास मुनीर। सुमेरा कमल कौन है? सुमेरा कमल कौन है? जी यार, इनके साथ नेक्स्ट वाली स्लाइड शेयर करो। नेक्स्ट क्लास स्लाइड मूव करो जी। वहीं पे बैक पे फर्स्ट पे निकालो, रिस्क एंड रिटर्न बनी, बस यहीं पे स्टॉप। नेक्स्ट क्लास, लेट वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक, द रिस्क एंड रिटर्न। फर्स्टली we are discuss the risk and second point is return. नेक्स्ट स्लाइड करो जरा, और नेक्स्ट करो। बस यहीं पे स्टॉप करो।
Let me start the risk and return. The firstly, I discuss with you the risk and return and difference between the risk and return. The first step is return and second step is the first step is risk and second step is return. The firstly, we are discuss the risk point. Chances of the probability of suffering losses due to the future uncertainty. Let's suppose we are investing in the business after the completions of the time duration after 2 years, 3 years and 4 years. We are not judging and we are not measuring the profitability and losses of the risk. Let's suppose कि अगर हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों ने बिजनेस के ऊपर 2 से 3 से आना है, हमें नहीं पता होना कि हमारे बिजनेस के अंदर हमें रिस्क होने लगा है या हम लोगों को प्रॉफिट होने लगा है। हम जब भी कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या कोई भी हम लोग स्टेप अडॉप्ट करते हैं तो हम रिस्क की बेस पे करते हैं। हम रिस्क किस तरह से लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट होती है, हम लोगों ने उसको कहीं ना कहीं तो सेव करना ही है ना। अगर हम उसको सेव करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर कोई प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने यही अपने माइंड में जो है वो एक स्टेप जो है वो इंक्लूड करना है कि हम लोग रिस्क की बेस पे कर रहे हैं। हम लोगों को नहीं बची है कि चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ये हम लोगों के पास पॉसिबिलिटी होती है कि हम लोगों को फ्यूचर में हम लोगों को प्रॉफिट भी हो सकता है और हम लोगों को लॉस भी हो सकता है। जैसे लेट्स सपोज करो कि आप लोग अगर अपनी डिग्री की बात कर लो कि अगर आप लोग जो है सीएस डिपार्टमेंट सीएस के हो, स्टूडेंट्स हो, आप लोग इस बात पे श्योर हो कि सारे बच्चों की गवर्नमेंट जॉब होगी? श्योर हो सारी क्लास इस बात पे? नो मैम। नो श्योर हो ना, क्योंकि आप लोग एक रिस्क के बेस पे हो, आप लोग एक रिस्क ले रहे हो। आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करने का थीम यही होता है कि आप उसके बदले में एक रिस्क ले रहे हो। जैसे अभी मैंने आपको ये बात बताई कि अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, जब आप लोगों की डिग्रीज कंप्लीट हो जानी है तो अगर आपकी क्लास में 100+ स्टूडेंट्स हैं या 100 स्टूडेंट्स हम सपोज कर ले तो 100 के 100 बच्चों की गवर्नमेंट जॉब तो नहीं होगी। अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो 20 की जो है वो गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, 80 की जो है वो जॉब हो जाएगी। कुछ अगर हम सपोज कर लें कि उसमें से 80 बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाएंगे, 20 बच्चे जो है वो प्राइवेट जॉब की तरफ, ताकि जी हमारी जॉब्स हो जाएंगी, हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे उनका टाइम ड्यूरेशन गुजरता गया, उनकी डिग्रीज कंप्लीट होती गई, तो वो एक रिस्क फॉर्म की सूरत में आ गए। उन्होंने एक रिस्क लिया, एक चांस लिया कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसको हम रिस्क का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट इज रिटर्न, क्या होता है? इनकम रिसीव ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस changes in market price usually expressed as a percent of the beginning market price of the investment. लेट्स सपोज करो कि अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की होती है तो हम लोगों को वहां से जो गेन जनरेट होता है हम उसको क्या कहते हैं? रिटर्न ऑन एसेट। आप लोग लास्ट इक्विटी का चीजों का पढ़ के आए हो जब लास्ट वाला लेक्चर हुआ था आप लोगों का? यस मैम। पढ़ा है ना। अब यहाँ पे देखो वो कहते हैं कि रिटर्न क्या होती है। जैसे हम फर्स्ट स्लाइड में पढ़ के आए कि रिस्क लिया। रिस्क क्या किस चीज का लिया? कि हम लोगों ने एक बिजनेस को स्टैब्लिश करना था, बिजनेस के ऊपर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। जब बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की तो डेफिनेटली कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज थीम इन द प्रॉफिट अर्निंग, कि हर ऑर्गेनाइजेशन का थीम क्या होता है कि हम लोगों ने प्रॉफिट को अर्न करना है। और आप लोग अर्न किस सूरत में करोगे? रिटर्न की सूरत में करोगे। कि अगर हम लोग किसी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को वहां से जो गेन जनरेट होना है उसको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि हम लोगों ने लास्ट पे बात की कि रिस्क क्या था, कि हम लोगों के पास एक 1 लाख की अमाउंट थी, ठीक है। हम लोगों ने हम बैंक की एग्जांपल कर लेते हैं कि हमने वो 1 लाख की अमाउंट जो है वो
सेविंग करवा दी। ये कंडीशन अलाउ की कि जो आपने मुझे 1 लाख की अमाउंट जो वो डिपॉजिट करवाई है उसके ऊपर आप लोग को 8% इंटरेस्ट मिलेगा, और जो बैंक ने हम लोग को इंटरेस्ट 8% देना है वो फिक्स बात है कि बैंक ने हमें देना ही देना है, वो तो हमारे लिए एक श्योरिटी की बात होगी। बट रिटर्न की सूरत में हुआ हमारे पास कि अगर हम लोग शेयर मार्केट में अपनी प्राइस को इन्वेस्ट करते हैं या अपनी प्राइस अपनी सेविंग को लेके जाते हैं या अपनी प्राइस को लगाते हैं, तो इट्स अ नॉट जो है शॉर्ट के हमको रिटर्न जो है वो प्रॉफिट की सूरत में होगा या हम लोग को लॉस की सूरत में होगा। व्हाई इज दिस लॉजिक के या जो आपकी शेयर प्राइसेस होती हैं, शेयर मार्केट होती है, वहां पर आप लोगों के प्राइसेस अप भी चली जाती हैं और डाउन भी चली जाती हैं, डिपेंड ऑन योर मार्केट, कि आपकी मार्केट के ऊपर चीज डिपेंड कर रही होती है कि आप लोगों को इस चीज में शेयर की सूरत में आप लोगों को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। दैट्स अ क्लियर पॉइंट क्लास? Yes, ma'am. Next, move the slides here. Components of return, the 3 steps of involved in components of return. First is return, second is capital gain, and third point is yield. First point is return, we have already discussed in the last slides. Return क्या होता है कि अगर हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके बदले में जो हम लोगों को गेन जनरेट हो रहा है उसको हम लोग रिटर्न का नाम देंगे, उसको उससे हम लोग को रिटर्न इन्वेस्टमेंट गेन होगा। उसके बाद कैपिटल गेन क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड मूव करो जरा। अब कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न में फर्स्ट में उसने बात की है कि यील्ड क्या होता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर इन द पीरियोडिक कैश फ्लो इनकम on the investment, either interest from bonds or dividend from stock. Let's suppose the amount of the product formed during the chemical reactions. For example, 1 and 2 companies during the process of the product. After the completions of the chemical reaction and chemical research, product is complete. 1 and 2 companies complete the process and combining the chemical research. The first 1 and 2 companies complete the product and moving the yield process. लेट्स सपोज करो कि हमारे पास जो है वो एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, प्रोडक्ट को बना रही है, ठीक है। प्रोडक्ट किस सूरत में कंप्लीट होगा, जब वो केमिकल्स प्रोसेस को यूज करेंगे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, हमारे पास एक ए कंपनी है और हमारे पास एक बी कंपनी है, बी प्रोडक्ट है। जैसे सपोज करो कि ए को हमने एग्जांपल कर लिया कि हमारे लिए कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है। जब ए और बी दोनों मिलके जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उसको फुलफिल करेंगे, तो हम उसको किस चीज का नाम देंगे, प्रोडक्ट का नाम देंगे। और जो हमारी प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगी तो उसको हम चीज का नाम देंगे कि ये हमारी यील्ड प्रोडक्ट है। समझ आई इस चीज की कि यील्ड क्या होता है। यील्ड कहते हैं बेसिकली पैदावार को कहते हैं। किस तरह की पैदावार, the amount of product formed during chemical reactions। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक कंपनी है जिसको हमने, या एक हमारे पास ए प्रोडक्ट है और दूसरा हमारे पास बी केमिकल है, जब ए और बी दोनों मिलके जो है वो अपनी फुलफिलिंग वर्किंग से अपनी प्रोडक्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट जब कंप्लीट होगी तो उसको हम लोग यील्ड का नाम देंगे। समझ आइए इस चीज की क्लास? Ma'am, excuse me, could you repeat once? Yield, the part yield. Yield the basic amount of the product. Let's suppose the organizations, every organization is working to complete the product. Let's suppose the A is product and B is chemical to complete and finish the raw material and the last steps of the finished goods. Raw material and last steps of the finished goods is combining, then the product is complete. The process is considered is yield. Thank you, ma'am. Shukriya. क्लास क्लियर है यील्ड का पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कैपिटल गेन क्या होता है। महानूर क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों का?
अहमद क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, आपके माइक नहीं ऑन होना, ठीक है मानो। अहमद मैम ये क्लियर है जो ये पॉइंट? मैम जो स्लाइड पे दिया हुआ यील्ड के बाद एक बार इसे रीड आउट करके समझा दे यहाँ से। मैम यहाँ से रिपीट कर समझा दें, दो। क्वेश्चन हो गई थी। ठीक है, वो कहता है कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द रिटर्न फॉर इन्वेस्टर इन द पीरियोडिक कैश फ्लो। पीरियोडिक कैश फ्लो वो होता है जिसको आप लोग इनकम की सूरत में लेते हो, ठीक है। पीरियोडिक उस कैश फ्लो वो होगा जिसमें आप लोगों के पास करंट और फ्यूचर दोनों कैश फ्लो होंगे। कहते हैं कि ऑन द इन्वेस्टमेंट आइदर इंटरेस्ट फ्रॉम बाउंड्स और डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक। जैसे लेट्स सपोज करो, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास बाउंड्स होते हैं, बाउंड्स क्या होते हैं, हमारे पास शेयर्स को कहते हो, और डिविडेंड क्या होता है, हमारे पास स्टॉक्स होते, डिविडेंड हमारा मुनाफा होता है। हम यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे बाउंड्स है ना, उसको हम ए का नाम दे देते हैं, और जो हम उसने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट की है कंपनी के ऊपर, और डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट की सूरत में की है कि उसने उससे कुछ रिटर्न लेना है, ठीक है। रिटर्न की सूरत में लेना है कि अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट को बना के वो उसको एक कंप्लीट केमिकल जो है वो रिएक्शन में लेके आ रही है, कंप्लीट प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की सूरत में लेके आ रही है, और उसको उसके ऊपर इन करना चाह रही है, और उसको मार्केट में सेल आउट करना चाह रही है। वो अगर मार्केट में सेल आउट करना चाह रही है या प्रोडक्ट को बनाना चाह रही है, तो पहले उसको कुछ उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेंगी। अब जैसे यहाँ पे उसने ये बात की कि एक आपके पास जो था वो कंपनी थी, उसने क्या किया, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसने क्या करना है, उसके ऊपर से कुछ गेन करना है। किस सूरत में गेन करना है? रिटर्न की सूरत में गेन करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बाउंड्स को हम ए का नाम दे देते हैं और डिविडेंड को हम बी का नाम दे देते हैं। जब बाउंड्स जो है वो बाउंड्स और डिविडेंड मिल के जो है वो कोई चीज बनाएंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, जब बाउंड्स और डिविडेंड मिलके जब कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उससे हम लोगों को जो रिटर्न मिलेगा उसको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का नाम देंगे। समझ आई इस चीज की कि यील्ड क्या होता है? यील्ड करते हैं बेसिकली पैदावार को, कि हम कोई चीज बनाना चाह रहे हैं, जब हमने अलग अलग पार्ट्स में चीजों को कंबाइन किया, कंबाइन करके उनको एक प्रोडक्ट की सूरत में मर्ज किया। मर्ज करने का मकसद ये हुआ हमारा कि अगर हम लोगों ने इसको एक प्रोडक्ट को बनाना है, तो उससे हम लोगों ने कुछ रिटर्न भी लेना है। रिटर्न किस सूरत में लोगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की सूरत में लोगे। क्लियर है ये बात क्लास? जी मैम। उसके बाद वो कहते हैं कि कैपिटल गेन्स क्या होती हैं। गेन क्या होती हैं आपकी, ये बात बताओ मुझे, शाबाश। अहमद सदीक बताएगा, अहमद गेन क्या होती हैं? मैम नहीं पता।
हेलो, क्लास आवाज आ रही है? यस मैम। हेलो, जी मैम। क्लास लेफ्ट हो गई थी मेरी। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैपिटल गेन्स क्या होता है। किससे पूछा था मैंने कि गेन्स क्या होता है? यस मैम। मुझ मुझसे पूछा था मैम। जी, ये मत बताओ बच्चे कि गेन्स क्या होता है आपका। मैम गेन एक्चुअली हासिल करना होता है, कोई भी चीज बेच कर या प्रॉफिट हासिल करना, ये कुछ और। अब यहाँ पे देखो उसने कहा कि द अप्रोप्रिएशंस और डेप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ द एसेट्स कॉमनली कॉल्ड द कैपिटल गेन, और उसने ब्लॉक्स में आप लोगों को लॉसेस दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन होता है द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द यूज इन द डेली बेसिस इज डेप्रिसिएशन। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक कोई चीज है, जैसे हम एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास घर में एक फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है। जब हम उसको डेली, जब हमने न्यूली परचेज किया तो वो न्यू फॉर्म था, ठीक है। जैसे जैसे हम लोगों ने उसको यूज करना स्टार्ट किया, हम उसको यूज टू में लेके आए, तो वो इस एसेट्स की वैल्यू जो होती गई वो कम होती गई, ठीक है। जब हम वो डेप्रिसिएशन क्या होती है कि अगर हमें कोई एसेट्स को यूज कर रहे हैं, जब हम उसको डेली बेसिस पे यूज करेंगे उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी। जब उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। यहाँ पे उसने ये बात कही है कि गेन क्या होता है, किसी चीज को लेना, ठीक है। अब हम लोगों ने तो कोई, जब भी कोई किसी जगह पे कैपिटल लगाया है, कहीं भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, तो डेफिनेटली all organization is theme the earning and profit process, कि हमारा क्या प्रोसेस होगा कि हम लोगों ने जो अर्निंग करनी है वो हम लोगों ने प्रॉफिट की सूरत में करनी है। बट जो हमारा रिस्क एंड मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिटर्न वाला चैप्टर ये बताता है हमें कि आप लोग इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हो, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि आप लोगों को जो रिटर्न होनी है वो प्रॉफिट की सूरत में होनी है या आप लोगों को लॉस की सूरत में होनी है। यहाँ पे उसने सिर्फ जस्ट लॉस का वर्ड यूज किया हुआ। लॉस का वर्ड यूज करने का मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास एसेट था, उसके ऊपर हम लोगों ने प्राइजेस लगाई। जब हमने उसको प्राइजेस लगाई तो हम लोगों ने उसको डेली बेसिस पे यूज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप लोग अपनी एग्जांपल कर लो, आप लोग अपनी लैपटॉप्स वगैरह लेते हो, मोबाइल फोन्स लेते हो आप लोग, या घर में आप लोग कोई मशीनरी वगैरह परचेज करते हो, कोई आप लोग घर में बिल्डिंग वगैरह लेते हो। जब आप इन सारी चीजों को जब न्यूली परचेज करते हो तो उनका जो है वो बिल्कुल शेप कुछ और होती है। जब आप उनको डेली बेसिस पे यूज करने लग जाते हैं, वो यूज टू हो जाती है, तो उनके एसेट्स में वैल्यू की कमी आती जाती है। इस वजह से उसको हम लोग किस चीज का नाम देते हैं, कैपिटल गेन लॉस का नाम देते हैं। क्लियर हुआ क्लास ये पॉइंट? यस मैम। अहमद, क्लियर है ये बात बच्चे? यस मैम। चलो मानो नेक्स्ट वाली स्लाइड मूव करो। अब यहाँ पे आप लोगों को जो रिटर्न का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसने कहा कि टोटल रिटर्न इक्वल है यील्ड प्लस प्राइस चेंज की। लेट्स सपोज के टी आर इक्वल है डी टी प्लस पी टी लेस पी टी माइनस वन ओवर पी टी माइनस वन। अब that's the clear point shown in the last point. TR equal total return, TD equal cash dividend at the end of the time period T, PT equal मैम आपकी price आवाज of काफी stock खराब आ at रही है। time। वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? मैम काफी खराब आ रही है, बहुत डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन हो रही है यस मैम। क्लास? सब डिस्टॉर्शन हो रही है मानो, और आप लोगों के साथ भी डिस्टॉर्शन हो रही है? यस मैम। जी मैम। सिग्नल प्रॉब्लम होगा मैम। अब देखो ठीक आ रही है? जी मैम, अब सही आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पीछे डिस्कस करके आए हैं कि रिटर्न क्या होता है, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न। अब नेक्स्ट द टोटल रिटर्न क्या होता है, कि टोटल रिटर्न वी आर फाइंड आउट, कि हम लोग टोटल रिटर्न को कैसे फाइंड आउट करते हैं। टोटल रिटर्न इक्वल यील्ड प्लस प्राइस चेंज। लेट्स सपोज टी आर द फॉर्मूला, द टी आर इक्वल पी टी प्लस पी टी माइनस पी टी वन ओवर पी टी माइनस वन।
The last point is the clearly define the TR, DT, PT. The TR equal total return, TD equal cash dividend at the end of the time period, PT equal price of stock at time period T, TT minus 1 equal है price of stock at time period T minus 1. That's a clear, students? जी मैम। Mahnu, move this next slides. जो हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ के आए, अब उसने यहाँ पे हमें उसकी एग्जांपल दी हुई है। उसने कहा कि अली परचेज अ स्टॉक फॉर ₹6,000 एट द एंड ऑफ द ईयर द स्टॉक इज वर्थ ₹7,500. अली वाज पेड डिविडेंड ऑफ ₹260. कैलकुलेट द टोटल रिटर्न रिसीव बाय अली। अब उसने यहाँ पे हम लोगों को स्टॉक की प्राइस भी दे दी है, हम लोगों को उसने एट द एंड ऑफ द स्टॉक प्राइस भी दे दी है, हमें डिविडेंड भी दे दिया है। उसने कहा कि आप लोगों ने टोटल रिटर्न को कैलकुलेट करना है। जैसे एक पीछे करो मानो, जरा लास्ट स्लाइड पीछे करो। जैसे उसने यहाँ पे ये बात बताई है कि टोटल रिटर्न को आपने जो है वो फार्मूला की हेल्प से इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड करो जरा, और नेक्स्ट करो, और नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे उसने कहा कि टी आर इक्वल टी डी प्लस पी टी माइनस पी टी माइनस 1 ओवर पी टी माइनस 1। अब यू नो दैट के लास्ट स्लाइड्स इज द क्वेश्चन इज गिवन 260 टी डी प्राइस प्लस पी टी 7,500 माइनस 6,000 गिवन डिवाइडेड 6,000। ठीक है, जब आप इनको 260 को प्लस करोगे 75 को और लेस करोगे 6,000 की अमाउंट को, तो डिवाइडेड कर दोगे 6,000 की अमाउंट से, तो आप लोगों के पास कैलकुलेट करके देखो यही अमाउंट आ रही है आप लोगों के पास। पहले आपने उन दोनों को 7,500 को और 6,000 को ऐड करना है, लेस करना है, सॉरी लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी फिर आपने उसको 260 में जाके ऐड कर देना और फिर डिवाइडेड 6,000 करके देखो यही अमाउंट आ रही है आपके पास। ईमान चौधरी कौन है? शेख उसामा कौन है? शेख उसामा कौन है? सबा कौन है? कोई भी नहीं है क्लास में सबा। नबील अहमद कौन है? कोई नहीं है नबील अहमद। अहमद कैलकुलेट किया, यही आंसर आ रहा है। जी मैम किया है, सेम है। कर लिया आपने मामूर, आपने किए बच्चे? अहमद किया बच्चे आपने कैलकुलेट? मैम कर लिया, ठीक है। यस स्लाइड करो मामूर। cannot be sure of the return he should receive। कहते हैं कि जो आप लोगों का इन्वेस्टर्स होता है कि वो श्योर नहीं होता इस बात से कि आप लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है क्या आप लोगों को वैसे ही मिलेगा। देयर कैन बी many possibility, expected return is the weighted average of the possible return with the weighted beginning the मैम आपकी आवाज फिर खराब हो probabilities रही है। of concern। फिर वॉइस में डिस्टॉर्शन हो रही है।
इस वजह से ऐसा, मैंने मोबाइल डाटा तो चलाया, मैं भी इस वजह से ऐसा हो रहा हूँ। अब आ रही है ठीक? यस मैम। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ये होता है, लेट्स सपोज करो एक्सपेक्टेड वर्ड किस चीज से निकला है? हाजिक आप बताओ बच्चे, किस वर्ड से निकला है एक्सपेक्टेड वर्ड? मैम किसी चीज से कुछ तवक्को रखना, एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्टेशंस करना, ठीक है। जैसे अब लेट्स सपोज करो कि एक टीचर है या स्टूडेंट्स है, टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और स्टूडेंट्स की टीचर्स के साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। वो कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग उससे रिटर्न की भी एक्सपेक्टेशंस रखते हो, ठीक है। जैसे हम उसने कहा कि आप लोग जब इन्वेस्टमेंट कर लेते हो कि इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो इट्स अ नॉट श्योर पॉइंट द रिटर्न इज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। कि उसको उसके अकॉर्डिंग उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं श्योर होता कि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग ही उसको रिटर्न मिलेगा, उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न कहती है। सम टाइम आप लोगों को ज्यादा मिल जाता है और सम टाइम आप लोगों को उसकी एक्सपेक्टेशन से बिलो मिल जाता है। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो मानूर। अब यहाँ पे उसने फार्मूला दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न का फार्मूला क्या है। ई आप लोगों ने आर करना है, इक्वल करना है। उसके बाद यहाँ पे उसने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट वाला करो जरा। यहाँ पे लेके आओ। उसने कहा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न की एग्जांपल की हुई है। उसने कहा कि सपोज है इफ यू नो a given investment had a 50% chances of earning return of rupees 10, a 25% chances of earning a return of rupees 20, and there is a 20% chances of the beginning a loss of rupees 10. What is your expected return? वो कहते हैं कि आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जरा मूव करो मानूर। इसको छोड़ दो, बस आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न की ना डेफिनेशन करनी है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट करो जरा। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, बस यहाँ पे। अब वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है? इन्फ्लेशन किस चीज को कहते हो? अहमद बताएगा। अहमद, इन्फ्लेशन किसको कहते हो? अहमद बताओ बच्चे। माँ बिलाल कौन है? बिलाल कौन है? कोई नहीं है बिलाल। आमना इलियास कौन है? यस मैम। इन्फ्लेशन क्या होती है आमना इलियास? मैं महंगाई को कहते हैं। मैम मैम मेरे इन्फ्लेशन, तो इस वजह से सुना नहीं। मैंने पूछा था आपसे कि इन्फ्लेशन किसको कहते हो? मैम इन्फ्लेशन महंगाई को। कैसे? महंगाई को तो कहते हैं। कौन सी महंगाई? महंगाई अब कौन सी? मैम एवरी टाइप। एवरी टाइप। जैसे लेट्स सपोज के जैसे ही आप लोगों की गवर्नमेंट चेंज हुई तो आप लोगों की डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, ऐसे हुआ। जब डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो गई तो हर प्रोडक्ट की प्राइसेस आप लोगों की इन्फ्लेशन की तरफ मूव कर गई। वो कहता है कि अगर आप लोगों के पास इन्फ्लेशन का प्रोसेस है, अगर आप लोगों की प्राइसेस बहुत ज्यादा अप की तरफ जा रही हैं तो आप लोगों ने ये चीज को एडजस्ट करना है कि आपने उससे रिटर्न कैसे लेना है। जैसे लेट्स सपोज उसने कहा कि आल्सो कॉल्ड रियल रेट ऑफ रिटर्न, inflation adjusted return relieves the return on an investment after removing the effects of inflation। जैसे लेट्स सपोज करो कि एक हमारे पास जो है, हमने यहाँ पे एग्जांपल कर ली कि एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर हम लोग क्या बना रहे हैं, एक मोबाइल फोन बना रहे हैं। मोबाइल फोन की हमारे पास कंपनी है, तो हम लोगों ने एक नॉर्मली मोबाइल की जो सेल आउट हो रहा था ना, हवावे का मोबाइल वो 20,000 की रेंज में उसने कहा कि सेल आउट हो रहा था। लेकिन जैसे कि हमारी
गवर्नमेंट चेंज हुई, इसने डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज कर दी, ठीक है। जब इंक्रीज हुई प्राइसेस तो डेफिनेटली हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज कर दी। हम लोगों ने ऐसे अपनी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है कि अगर हमारा 20 का मोबाइल था, ऐसे नहीं करना कि डायरेक्ट उसकी प्राइस 30,000 कर देंगे। अगर ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग एक बैड और पुअर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, हम लोग एक लॉसेस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। जिस पर्सन ने पहले मोबाइल को बाय करना था उसकी रेंज में नहीं है, वो डायरेक्ट 30,000 की उसके पास कैपेसिटी नहीं है, पावर ही नहीं कि वो उसको बाय कर सके। उसने कहा कि अगर आपके पास इन्फ्लेशन प्रोसेस आता है तो आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपने उसको एडजस्ट करके कैसे उसे रिटर्न लेना है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे उसने कहा कि इन्फ्लेशन है आप लोगों के पास और एडजस्टेड रिटर्न है आप लोगों के पास, इक्वल है 1 प्लस रिटर्न डिवाइडेड 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट और माइनस 1 है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका दिखाओ जरा सोल्यूशन। यहाँ पे देखो कि आप लोगों को एग्जाम्पल से इसने कहा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल आर इक्वल है 7% के, इन्फ्लेशन रेट आई आर क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट में, क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट होता है। उसके बाद उसने कहा कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो शाबाश, इसको फार्मूला में पुट करके इनकी अमाउंट्स को जो 7 है ना उसको डिवाइड करना है आप लोगों ने 100 के साथ, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके बताओ कि यही वाला आंसर आ रहा है आप लोगों का 4%। सारे बच्चे शाबाश कैलकुलेट करो इसको। क्लास सब बच्चों ने कैलकुलेट करना है। Daud calculate this formula and after explain the answer. Okay, ma'am. Daud, have you find this answer? Ma'am, not yet. Hurry up. I'm working. क्लास कर लिया बच्चे फाइंड आउट? यस मैम कर लिया। यस
यही आंसर आया है। यस मैम। मैम महनूर नेक्स्ट स्लाइड मूव करो बच्चे। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ जरा। डिस्कस basic concepts of return, components of return, expected return, रिलेटिव रिटर्न और रियल रेट ऑफ रिटर्न। वो कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को जो है वो लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया हुआ था, उसके कंटेंट्स कौन कौन से थे वो हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है आप लोगों का रिटर्न क्या होता है। वो कहते हैं रिस्क इज द वेरिएबिलिटी बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न। वही वाली बात आ जाती है कि चांसेस ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग लॉसेस ड्यू टू द फ्यूचर अनसर्टेनिटी, कि हम लोग क्या करते हैं अपने एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न के अंदर जो है वो डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं कि हो भी सकता है हमें और नहीं भी हो सकता, उसको हम लोग रिस्क का नाम देते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। अब नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ रिस्क है। नेक्स्ट करो मानो। फर्स्ट है आप लोगों का कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। इट इज द रिस्क दैट एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। दिस रिस्क इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द बाउंड्स मनी डायरेक्टली कैन स्टॉक। ठीक है, वो कहता है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। जैसे हम लोग अभी मैंने पीछे आप लोगों को बात बता के ही कि अगर हम लोग सपोज करो कि एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हम लोग उसको कहीं पे सेव करना चाह रहे हैं, हम उसको कहते हैं कि हम उसको बैंक में सेव कर लेते हैं। जब हमने बैंक में उसको सेव किया तो बैंक ने हमें कहा कि मैं आपको इसके ऊपर जो है वो 10% इंटरेस्ट दूंगा। वो हमारी एक क्या थी, फिक्स चीज थी। लेकिन अगर हम उसको शेयर मार्केट में उसको सेव करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो शेयर मार्केट में सेव करने का मतलब ये हुआ कि हमें उस चीज के बारे में श्योर नहीं था कि ऐसा होगा या नहीं होगा। हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू अप भी जा सकती थी और हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू डाउन भी आ सकती। जैसा कि ये पिक्चर में भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये जो पिक्चर में उसने आप लोगों को अप्स एंड डाउन कंडीशन दिखाई हुई है ना पिक में आप लोगों को। यस मैम। क्लास दिखाई हुई है ना पिक में आपको। ठीक है, उसने आप लोगों को अप्स एंड डाउन कंडीशन बताई हुई है कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, सम टाइम आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो अप चला जाता है, सम टाइम आप लोगों का कंडीशन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डाउन की तरफ चला जाता है। ये हम क्या चैप्टर को पढ़ रहे हैं, रिस्क एंड रिटर्न ही पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग कोई भी चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोगों को एक रिटर्न जो है वो उस सूरत में मिलेगा जब हम लोग उसके ऊपर रिस्क लेंगे, चांस लेंगे। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। अब नेक्स्ट है कि मार्केट रिस्क क्या होता है। मैम बस मार्केट इतना रिस्क काफी है। रेफर टू, क्या करें, इनफ है मैम इतना। इतना काफी है। एक मिनट मान हो जरा, नेक्स्ट वाली स्लाइड। टेंशन है, नेक्स्ट करो। और नेक्स्ट करो। ठीक है, इतना ही पढ़ना है कि और भी पढ़ना है आगे। मैम बहुत है। तो देख लो, जो भी स्लाइड्स क्लास पढ़ी हैं उनको देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। यार इनकी अटेंडेंस ले लो बच्चे। देख लो आप लोग, तब तक क्लास जिस बच्चे को प्रॉब्लम है वो पूछ ले जो बात पूछने वाली है। ठीक है मैम।
मैम प्रेजेंटेशन ऐसे बनानी है जैसे आपने स्लाइड्स बनाई होती हैं? जी बच्चे ऐसे ही बनानी है। ईद के बाद मैम? अगर तो आप लोगों के पेपर हो गए ना, आप लोग पहले हो मैम जाएगी 3 तारीख का प्रेजेंटेशन, कहा ठीक हुआ है। कि 3 तारीख को पेपर है शायद। चलो देख लेते हैं, अगर आपको नोटिफिकेशन आता है ना 1-2 दिन में तो देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ईद के बाद, ठीक है, पेपर के बाद फिर आप लोग इजी होके कर लेना। ठीक है मैम। अगर पेपर पहले आ आपने इतने मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जैसे लेट्स सपोज करो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न है, जैसे उसके अंदर यील्ड का पॉइंट है, कैपिटल गेन है, उसके बाद रिटर्न है, आप रिटर्न के ऊपर टॉपिक कर सकते हो, कैपिटल गेन के ऊपर टॉपिक कर सकते हो। इस तरह जैसे भी हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि रिस्क क्या होता है, रिस्क के ऊपर टॉपिक कर सकते हो, रिटर्न के ऊपर टॉपिक कर सकते हो। जैसे आप लोग लास्ट वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ी थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक कर सकते हो। इस तरह टॉपिक लेने हैं आप लोगों ने। मैम एक पॉइंट पे 15 स्लाइड्स करना तो मुश्किल हो जाएगा। वो मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों के लिए तो बहुत इजी है। आप लोग 15 स्लाइड्स नहीं लेने, 15 आप लोगों ने पेजेस का वर्ड की फाइल में डाटा कंबाइन करना है। स्लाइड्स जो आप लोगों ने प्रेजेंट करनी है वो इंडिविजुअल बेस पे सारे बच्चों ने एक ही आप लोगों ने स्लाइड्स बना लेनी है, और हर बच्चे ने अपना अपना टॉपिक डिवाइड कर लेना कि क्या क्या उसने जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो बच्चे ग्रुप में भी बनाने हैं, ग्रुप ही बनाने हैं, एक ग्रुप ने एक टॉपिक करना है। जैसे करो कि अगर आपकी क्लास में 10 ग्रुप है ना, अगर आप 100 की बात करें तो अगर 10 ग्रुप है आपकी क्लास में, तो 10 लोगों ने 10 जो है वो टॉपिक करने हैं बस, और उस टॉपिक को डिवीजन कर लेना कि उसने कैसे कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे सपोज करो कि अगर एक ग्रुप है उसमें 5 मेंबर हैं ग्रुप के, ठीक है, एक ने उसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दिया, दूसरे ने उसके स्टेप्स बता दिए, फिर तीसरे ने उसके फिगर्स बता दिए, फिर चौथे ने उसका बता दिया कि इसको हम लोग किस लिए यूज कर रहे थे, फिर फिफ्थ ने उसके फार्मूलाज के अकॉर्डिंग बता दिया कि इसमें हम लोग फार्मूला कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ऐसे बता मैम दिया। ये कंबाइंड प्रेजेंटेशन है 10 बच्चों की एक? नहीं बच्चे, आप लोगों ने हर बच्चे ने इंडिविजुअल बेस पे प्रेजेंट करना है, टॉपिक एक ही लेना है, टॉपिक एक ही बनाना है, सबने मिलके काम करना है, किसी एक ने नहीं काम करना। वही मैम एक ही प्रेजेंटेशन हो जाएगी ना फिर 10 बच्चों की? करनी, हाँ प्रेजेंटेशन आप लोगों ने एक ही करनी है। 10 बच्चों की एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी, मतलब डिवाइड कर लेना है अपना काम। अपना काम डिवाइड कर लेना। ठीक है मैम। ठीक है, ये तो बड़ा इजी वे है। आप लोग कह रहे हो कि 15 पेजेस नहीं मिलेंगे, ये तो आप लोग 1500 पेजेस निकाल लो एक टॉपिक पे। आप मैम सबने ना आप खुद अपना अपना बच्चों को टॉपिक, डिवाइड कर दे मैम। मुझे आपकी क्लास की ग्रुपिंग का नहीं ना पता, मैं आप लोगों को फिर कैसे ग्रुप डिवाइड कर दूं। आप लोगों ने खुद से क्लास ग्रुप बना के ना, महानूर और रहमान, आपने क्लास ग्रुप बना के आप दोनों ने जो है ना वो उनको टॉपिक असाइन कर देने हैं, ठीक है। हाँ, मैं भी आपने अभी खुद से इनके सजेशंस भी। इस तरह करनी कि अभी 100 स्टूडेंट, तो जो पहले 10 स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बना लिया जाए, फिर जो सेकंड नंबर पे हैं उनका बना लिया, इस तरह 10 ग्रुप बना लें एजी नंबर वाइज। हाँ जी, एजी नंबर वाइज बना लो, ये भी। मैम जो अपनी मर्जी से ग्रुप बनाना चाहते हैं वो। एजी वाइज नहीं मैम, जो अपने ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं वो महानूर को बता देंगे, फिर ग्रुपिंग बन जाएगी ऐसे। मैम जिनका पहले ग्रुप बना हो तो। मैम हम खुद ही कर लेंगे ग्रुपिंग, कोई मसला नहीं है। आप लोगों को जैसे बेटर लगे आप लोगों ने उसको कर लेना। लेकिन अगर आप लोगों के पेपर पोस्टपोन हो जाते हैं ईद तक, तो फिर उससे पहले आप लोगों ने ये सारा वर्किंग करनी है, ठीक है। अगर ईद के बाद पेपर हो तो चलो फिर ठीक है, वर्किंग जो करनी है ना महानूर, ये आप लोगों ने मुझे कल शाम तक जो है ना वो सारे ग्रुप और उनके टॉपिक सेंड करने हैं, ठीक है।
और इनको फिर इनके ग्रुप में ना ये बता भी देना कौन कौन से टॉपिक हैं, ये फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट करें सारे। और जिस बच्चे की प्रेजेंटेशन देगा सेशनल मार्क्स उसके लगने हैं, मैं पहले बता रही हूँ आप लोगों को। जिसने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, एक्सक्यूजेस करने हैं, वो फिर समझो कि वो सेशनल 6 मार्क्स से भी गया। मैंने किसी बच्चे को आपकी क्लास में स्पेशली 1 नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं देना। जो कुछ आप लोग पेपर में करोगे, जो प्रेजेंटेशन में करोगे, असाइनमेंट्स में करोगे, आपको नंबर उसी के मिलने हैं। किसी बच्चे को हाफ नंबर भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं देना आपकी क्लास में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो प्रेजेंटेशन आप कह रहे हैं ये पेजेस पे बना सकते हैं? नहीं बच्चे, पेजेस पे नहीं बनाने, ये आपने मुझे वर्ड की फाइल पे बना के देनी है। किसी बच्चे ने पेजेस नहीं यूज करने, ठीक है? ओके थैंक्स। अच्छा किया आपने ये किया। किसी बच्चे ने पेजेस यूज नहीं करके लेके आने मेरे पास, ठीक है? वर्ड की फाइल पे बना के लाने हैं। जो डाटा आप लोगों ने कंबाइन करना अपने टॉपिक से रेलिवेंट 15 पेजेस का, वो वर्ड पे कंबाइन करना है। और जो प्रेजेंटेशन देनी है वो अपनी पीपीटी स्लाइड्स बना के लानी है उसकी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अगर कोई लिखा चाहे कि वो ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहता, अपनी लगा प्रेजेंटेशन है क्या? तो वैसे कर सकता है? क्या कह रही हूँ? मैम अगर कोई स्टूडेंट है वो किसी ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहता, वो चाहता है कि वो खुद ही एक अपनी असाइनमेंट बना के पीडीएफ में आपको सेंड कर दे, तो वो ऐसे कर सकता है किसी टॉपिक पर जो आपने स्लाइड सेंड की है? ठीक है, अगर आप ये जो है वो कन्वीनियंट है आपके लिए, ऐसे पॉसिबल है तो ऐसे कर लो। बट ग्रुप में करने का ये होगा कि आप लोगों को डिफरेंट लोगों के जो है वो व्यूज मिलेंगे। अगर आप चाह रहे हो, अगर आप हो रहे आपसे कि आपके अंदर इतनी एबिलिटीज है, आप कर लोगे तो दैट्स वैलिड पॉइंट। ओके मैम, शुक्रिया। आप लोगों की जिस दिन प्रेजेंटेशन होनी ना, आप लोगों की प्रेजेंटेशन के ड्यूरिंग आप लोगों को मैंने सेशनल मार्क्स बता देने के कितने कितने आप लोगों के सेशनल मार्क्स लगे हैं। क्लास देख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? नो मैम। और ये अली जान कौन है? हैं? अली कौन है? अली जान कौन है? Yes, ma'am. ये हाजिक बच्चे कौन? अली कोई रखने वाला नाम रखो, क्या हो गया आपको? मैम नाम मैंने तो नहीं रखा, हैं? घर वालों ने रखा है मैम। अली जान है आपका नाम? यस मैम। ये खुद ही से जान लगा लिया था? नहीं मैम, मेरा नाम पूरा अली जान है। हैं? मेरा नाम ही पूरा अली जान है। अच्छा, पूरा नाम ही अली जान है, ठीक है, सही है। क्लास देख लो आप लोग, 5 मिनट्स देख लो अपने टॉपिक को सारे। मनूरिन की अटेंडेंस ली है बच्चे, स्क्रीनशॉट्स? मनूर आप अपने पास इनकी अटेंडेंस सेव कर रहे हो ना? ठीक है, दे दो उनकी अटेंडेंस।